हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर क्लास +1 फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। यहाँ पे हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जहाँ पे हमें सीखना है कि कैसे वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में सीखा कि कैसे वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हमने बाद में बात की कि कैसे हमें प्रॉब्लम को आसान करना है यूजिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर यूज़ करके। वो सब बातें हम कर चुके हैं। उसके बेस पे हम रिलेटिव वेलोसिटीज का कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेस पे। तो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अब सब क्या है, बचपन की तो बातें हैं, बचपन से हम सीखते हैं। जो प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं स्कूल में, टीचर हमें पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ही तो शुरू करते हैं हमारी सब क्लासेस, है ना। तो ये बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ये सब बातें हम पहले से करते हैं। बट नाउ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हमें सीखना है। भाई यही कुछ नया हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि वेक्टर्स की टर्म में कैसे उन्हें ऐड करते हैं, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। दिस इज द न्यू थिंग हियर। वेक्टर इज ए न्यू टॉपिक। ठीक है, वेक्टर एक लैंग्वेज है, एक टूल है जो हमें लर्न करना है टू अंडरस्टैंड दी फर्दर फिजिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप देखोगे जब वेक्टर खत्म होगा, तब जब आगे बढ़ेंगे हम, तो हर जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगी तब ये सब वेक्टर क्लासेस का ही यूज़ होगा। चाहे आपकी क्लास +1 है, चाहे आपकी क्लास +2 है, चाहे आपकी फर्दर हायर क्लासेस है। ठीक है, वेक्टर इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइम लग रहा है वेक्टर की क्लासेस पे, क्योंकि हमें बेस क्लियर करना है पहले, तो उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती टॉपिक्स की। ठीक है, कंसेप्ट की, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फिजिकल सिस्टम शुरू करते जाएंगे, क्वांटिटीज देखती जाएंगे। जो स्केलर होगी स्केलर लेके चलेंगे, जो वेक्टर होगी वेक्टर लेके चलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हमें यहाँ पे सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। भाई मल्टीप्लिकेशन कम से कम 2 क्वांटिटीज़ की होगी। यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, वेक्टर हैं। ठीक है, तो पहले हम जनरल अगर बात करें कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, 3 × 2 क्या रहता है हमारा 6। ठीक है, 4 × 5 क्या रहता है 20। ओके, और यहाँ पे 3, 2, 4, 5 ये क्या है, ओनली नंबर जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखें -4 × 5 क्या है हमारा -20। दिस इज ऑल अबाउट हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जस्ट ए स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटीज है भाई। ठीक है, 3, 2, 4, 5 ये दोनों क्वांटिटीज ही स्केलर हैं। क्लियर, आपको ये तो पता चल गया होगा स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसकी सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड रहती है। ठीक है, जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड हो, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म ऐड हो जाती है, डायरेक्शन। ये सब बातें हम पहले से करते आ रहे हैं भाई। ठीक है, ओके। सो जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जिसका सिर्फ वैल्यू है, दैट इज ओनली स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, उसके यहाँ इस टॉपिक पे आने से पहले छोटी छोटी सी बातें हम सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ठीक है ऑफ ए स्केलर विद ए वेक्टर। पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे, वो अलग से टॉपिक है जो हमारी आज का मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। ठीक है, हाउ टू मल्टीप्लाई ए स्केलर विद वेक्टर। क्लियर हुआ। तो आप कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी चूज करो, एक स्केलर क्वांटिटी चूज करो। ठीक है, तो मैं स्केलर क्वांटिटी चूज कर लेते हैं, मास ऑफ ए बॉडी। भाई फिजिक्स में आ जाओ। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, वेक्टर की लैंग्वेज है। अब जब एग्जाम्पल देंगे तो फिजिक्स की एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, ताकि आपको फिजिक्स पता चलता रहे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नॉट ए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मास ऑफ ए बॉडी स्मॉल m ये आपका क्या है, स्केलर है। मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। ठीक है, ये तो पहले से ही बता के आ रहे हैं आपको फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेक्टर हम ले रहे हैं वेलोसिटी।
जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी, अब तक वेलोसिटी की ही बात की है हमने, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर, क्लियर। तो मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रैवल करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, विद वेलोसिटी कितनी जा रहा है, से 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, क्लियर। सो एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट O to A towards east with the velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। भाई डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, और यहाँ से अगर बोल दिया जाए कि 3 मीटर पर सेकेंड से आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, डायरेक्शन ना दी जाए तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वेस्ट भी जा सकता है, नॉर्थ भी जा सकता है, साउथ भी जा सकता है, ईस्ट भी जा सकता है। बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हमें कि आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, स्पीड इतनी है आपके ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। जब ये डायरेक्शन साथ में लग गई ना तो ये स्पीड नहीं रहती, ये वेलोसिटी बन जाती है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। और इस बॉडी, जो बॉडी यहाँ पे उसका मास क्या है आपके पास, m इसका मास है, क्लियर। और m स्केलर है आपका, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें भाई, स्केलर मास ले लो, आपकी बॉडी का मास से है आपका 2 किलोग्राम मास है आपकी बॉडी का, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर m विद वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, वो वेक्टर ही तो रहेगा, वो वेक्टर ही तो रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी भाई। ये देखिए, ये 2 किलोग्राम है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, किलोग्राम, ओके। तो कितना है ये, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहाँ रहेगा, ये मोमेंटम आ गया, ये न्यू फिजिकल क्वांटिटी है जो हम आगे पढ़ेंगे चल करके, ठीक है। एग्जांपल दिया आपको जस्ट, दिस इज ए मोमेंटम, मोमेंटम टर्म है, लीनियर मोमेंटम टर्म है। और किस डायरेक्शन में होगा ये मोमेंटम भी, तो ईस्ट की तरफ ही होगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम की, क्योंकि तो स्केलर है। इसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। इसका जो स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी का पहले 3 था वो 6 हो गया, अब ईस्ट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, F फिजिकल टू M में ये सब ने देखा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखे होंगे आपने। मास अगेन आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर। ये आपका स्केलर है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो वेक्टर ही, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, यहाँ पे मोमेंटम भी वेक्टर है, ये फोर्स भी वेक्टर है, क्लियर। तो स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वेक्टर रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ईस्ट है तो इस मोमेंटम की डायरेक्शन भी ईस्ट रहेगी, बट मैग्नीट्यूड आपका उतने फैक्टर से बढ़ जाएगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय दैट फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, क्लियर। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, वेरी गुड, रिपीट कीजिए, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय द फैक्टर जिससे भी आपने मल्टीप्लाई की है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से बढ़ जाएगा, 2 × 3 6, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और आपकी डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अगर वेस्ट की तरफ है तो आपका जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद वो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वेस्ट की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो भाई सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि अगर स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो। क्लियर हुआ आपको। तो अभी हम चलते हैं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है। सो ये तो था स्केलर से, ठीक है। अब हमारा मेन पार्ट है जहाँ पे हमें पहुँचना है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लिकेशन, टॉपिक का नाम ही यही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स एटलीस्ट 2 वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर। और इलेबोरेट करके लिख लो, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी फर्स्ट क्वांटिटी भी वेक्टर है, सेकंड क्वांटिटी भी
वेक्टर है। क्लियर। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे ले रहे हैं हम बी वेक्टर। ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन इतनी आसान नहीं है। ठीक है, इतनी आसान नहीं है, या स्केलर से जैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया उतना आसान नहीं है। ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ देखना होगा कि कैसे हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड दिस मल्टीप्लिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन बन जाती है अगर, ठीक है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका रिजल्टेंट स्केलर भी आ जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट वेक्टर भी आ जाए। क्लियर। तो ये ज़रूरी नहीं है भाई, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर भी आता है, वेक्टर भी आता है। हमें देखना है हमें क्या चाहिए, कि वेक्टर क्वांटिटी है हमारी फिजिक्स में या वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वैसी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हो जाती है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिख रहा हूँ मैं भाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरे लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स इसका मतलब क्या है, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट भी जो आएगा वो भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। क्लियर। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद। दिस इज नॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आप मैथ में करते हो, ये वाली सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका अब सिंपल याद रखिए भाई, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी हो सकता है, और आपका रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर भी आ सकता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, स्केलर। स्केलर मीन्स उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ये देखिए, ये भी रिजल्टेंट है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई दोनों वेक्टर, दोनों क्वांटिटी ही वेक्टर है, पर यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसका अनदर नेम है डॉट। डॉट ये रहा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गई, वहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो दोनों वेक्टर की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, स्केलर आएगा, कोई वैल्यू आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ भी आपको। अब फिजिक्स में आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले दो प्रोडक्ट थी हमारे पास, दोनों पता चल गया आपको। अब स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम एग्जांपल की बात करें फिजिक्स में, ठीक है, दैट इज वर्क डन। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है भाई, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। या आप पढ़ोगे 4th यूनिट में पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे एक पावर। ठीक है, पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी, दिस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी आपकी स्केलर है, पावर भी आपकी स्केलर है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज वाई। पर जो प्रोडक्ट होती है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की होती है। इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगा, आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा, तभी रिजल्टेंट स्केलर में रहेगा ना आपका। ठीक है, ओके। तो ये रहा स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में, अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे ले लो आप, दिस इज एल वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज हैं आपकी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है आपका, ये एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल आपका एंगुलर मोमेंटम है। सो दिस इज टॉर्क भी हो सकता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे भाई डिटेल में आ चल के। ये 5th यूनिट है आपका,
यही तो फिफ्थ यूनिट है आपका, ये आपका फोर्थ यूनिट है आपका। अभी जो मैंने किया था F इजिकल टू एम ए, है ना, F इजिकल टू एम ए, P इजिकल टू एम बी, ये स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन थी। यहाँ देखिए वेक्टर नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका कौन सा है यूनिट में पढ़ेंगे, ये यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डायनामिक्स में पढ़ेंगे, जहाँ फोर्स का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, डायनामिक्स। और यहाँ पे ये यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। और भी रोटेशनल क्वांटिटीज़ हैं, ये पढ़ेंगे हम 4th यूनिट में। ये 3rd में हो गया, ये 4th में हो गया, ये 5th में हो गया। तो सारी फिजिक्स ऐसी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो वेक्टर्स पे ही डिपेंडेंट रहना है हमें थ्रू आउट दी फिजिक्स, ठीक है। ओके, सो ये देखिए वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई, वेक्टर से वेक्टर, ये भी तो वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई है। पर देखना पड़ेगा भी रिजल्ट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट स्केलर है या रिजल्ट वेक्टर है। यहाँ पे रिजल्ट स्केलर था तो डॉट आ गया, यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर है तो वेक्टर ही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ बेटा आपको। सो बहुत सी सिंपल सी बातें हैं ये हमें जो ध्यान में रखनी है यूजिंग दी हाउ टू मल्टीप्लाई ये वेक्टर। तो हमें आज की क्लास में इस लेफ्ट वाले पोर्शन को कवर करना है। क्लास 1 आज बनाएंगे, इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं अभी इसकी पूरी डिटेल, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये वेक्टर प्रोडक्ट है हमारी नेक्स्ट क्लास का काम होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं जल्दी से हमारी स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। तो स्केलर प्रोडक्ट शुरू करते हैं। वही बात, हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो आप ले लीजिए, एक क्वांटिटी आपकी A है, दूसरी क्वांटिटी आपकी B है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई हम शुरू करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इनको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे दोनों के बीच क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। और ध्यान रखना ये प्रोडक्ट हमारी वेक्टर्स के बीच में है, दोनों क्वांटिटीज ही वेक्टर्स हैं, पहले ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अभी ले रहे हैं हम आर वेक्टर, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही तो है। आर इज अभी करके है, ठीक है। ये फॉर्मूला डिफाइंड है पहले से ही, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए है, तो भाई वेक्टर है अगर तो उसकी डायरेक्शन भी तो होगी, ठीक है। दिस इज दी एरो, डायरेक्शन शो करता है और लेंथ शो करती है आपकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका वेक्टर है से बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका वेक्टर है बी वेक्टर। क्लियर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और एंगल देखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि टेल से टेल मिले या दोनों की हेड से हेड मिलने चाहिए। और यहाँ पे आपका दिख रहा है आपको टेल से टेल हमें मिल रही है, ठीक है। तो भाई ये हमें चाहिए, इन दोनों का अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम एडिशन करते थे इनकी, है ना, कि लेट अस गिवन टू वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर, हाउ टू ऐड देम। तो हमें इनको ऐड करते थे ट्रायंगुलर लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। अब हमें वही बात है, टू वेक्टर्स आर गिवन इन रैंडम डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर, तो हाउ टू प्रोडक्ट देम। तो उनको प्रोडक्ट कैसे करना है, वो प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। जैसे अभी वर्क की एग्जांपल दी, पावर की एग्जांपल दी, ये वही बातें हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है भाई, जो इसका फॉर्मूला है ना, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। जब इसको ओपन करोगे फॉर्मूले को, तो आप लिखना है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। वेयर थीटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि क्यों लिख रहा हूँ भाई, आपके लिए कि ये बेसिक सी बातें नहीं भूलनी हमें, ठीक है। वेयर थीटा इज दी स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब स्मॉलर एंगल का क्या मतलब होगा, अभी देखिए थीटा एंगल ये दे रखा है, यहाँ तो दे रखा है, ठीक है। अगर ना दे रखा हो तो दो वेक्टर के बीच एंगल कौन सा लोगे आप, पहले भी बताया आपको बेसिक्स में, स्मॉलर एंगल लेना है हमें, क्योंकि ए और बी के बीच तो एंगल ये भी तो हो गया, ये भी तो एंगल हो गया ना, पर ये बड़ा एंगल हो गया। हमें दोनों के बीच कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलर एंगल कंसीडर करना है। क्लियर बेटा। तो थीटा वही एंगल है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, स्केलर मैग्नीट्यूड आएगा, ये देखिए
ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, मीन्स एंगल दोनों के बीच कितना है, वो स्मॉलर ही होगा ऑलवेज, हमें कंसीडर वही करना है, ठीक है, स्मॉलर एंगल चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखो, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा हमारे पास, वैल्यू तो रहेगी, डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ने क्या कर दिया, मॉडुलस ने क्या कर दिया, डायरेक्शन को ख़त्म कर दिया, ए का ए रह गया, जैसे हम मैथमेटिक्स में भी तो करते हैं मॉडुलस, -2 का क्या रहता है 2, माइनस खत्म हो गया, डायरेक्शन खत्म हो गई, माइनस प्लस फिजिक्स में डायरेक्शन देते हैं ना आपको, डायरेक्शन खत्म हो गई, ठीक है। 2 का तो पता ही है आपको 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस खत्म हो गई, डायरेक्शन खत्म हो गई, तो डायरेक्शन एरो खत्म हो गया, तो ए मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, क्लियर हुआ भाई, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए आप, अभी हम पढ़ के आए थे लास्ट क्लासेस में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, किया था ना बेटा, वेरी गुड। आपको आता है ना, वेरी गुड, उम्मीद है आपको आता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब अप्लाई करते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए, इसको एक साथ लग दो, बी कॉस थीटा, हम कह सकते हैं ना व्हाट इज बी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कि वेक्टर बी को ब्रेक कर दो दो कंपोनेंट्स में, वेक्टर बी थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा, क्लियर, कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी साइन थीटा, ठीक है, ये आएगा आपका बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, प्रीवियस क्लास को यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो डिफाइंड फॉर्मूला है वो ए बी कॉस थीटा है। इसको ओपन करोगे अगर, ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो ये आएगा, हमेशा हमें यही यूज़ करना है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी कॉस थीटा क्या है आपका, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये साइन नहीं है, साइन आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दिस इज दी वन वेक्टर, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या है, वन वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ए कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट क्या बोलते हैं, बी कॉस थीटा साइन थीटा को, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विद ए कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर along the फर्स्ट वेक्टर, along the फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे हमें डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, डेफिनेशन बिल्कुल भी लिखनी है, हमें समझना है बस क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर along the फर्स्ट वेक्टर। दिस इज क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर along the फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ जो इसका सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है आपका कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट along the फर्स्ट वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। और इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, जैसे ये भी कॉस थीटा, आप डायग्राम से भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसका और इसके ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ये देखिए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बता रहा है आपको, ए बी कॉस थीटा, क्लियर। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, अभी हमने यहाँ पे बी को ब्रेक किया, हम यहाँ पे ए को भी तो ब्रेक कर सकते हैं ना, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं, ठीक है। हमने बी को ब्रेक किया, चलो यहाँ पे डायग्राम अलग से बना लेते हैं। अब हम ए को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये आपका फिर से थीटा, ये आपका एंगल, और वेक्टर बी, ये वेक्टर ये क्या किया था हमने, अब इसको आर जो फॉर्मूला है हमारा ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसको हम भाई अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैथमेटिक्स वाली, इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, आई कैन आल्सो राइट इट एज बी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए बी आगे भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। तो हम ये भी तो कर सकते हैं भाई, यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं कि आर बी को रखो, अब बी को मान लो फर्स्ट वेक्टर,
ए को मान लो सेकंड वेक्टर। अब ए को ब्रेक कर दो दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। जब ए को ब्रेक करोगे दो कंपोनेंट्स में, तो जहां पे थीटा है, थीटा इस साइड पे है, तो यहाँ पे ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। क्लियर, ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट। अब ए का साइन कंपोनेंट कहाँ जाएगा, वेरी गुड, तो आप ए का साइन कंपोनेंट जाएगा फर्स्ट वाले कंपोनेंट के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर, तो ये रहेगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भी प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस कंपोनेंट देखना है। ये देखिए अब हमने यहाँ पे ए को ब्रेक कर दिया भाई, देखिए दोनों कंपोनेंट आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए। लास्ट क्लास अगर अटेंड की है तो ये समझ आएगा सारा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर, और जिसको ब्रेक किया है वो दोनों के बीच में होना चाहिए, यस है। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर आपको साफ दिख रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा इजी लगेगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और जिसको ब्रेक किया वो दोनों के बीच में है। क्लियर, तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, बी ए कॉस थीटा क्या है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, बी सेकेंड वेक्टर, ए का कंपोनेंट कॉस थीटा अलोंग दी फर्स्ट वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन क्या हो गई अब सेम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी ए cos theta, ठीक है। so this is can be written as BA cos theta, and this is first vector, product of first vector and component of second vector along the first vector, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दिस इज BA cos theta। तो आपको या तो आप यहाँ पे AB cos theta लिखो, BA cos theta लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपकी सेम आएगी, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा आपको, तो ये सिंपल सी बातें हैं भाई जो हमें रूटीन में करनी है। मैंने आपको एग्जांपल तो पहले ही बता दी कि वर्क डन आपका स्केलर है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पावर, फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये बातें हम करेंगे फोर्थ यूनिट में जा करके। फोर्थ यूनिट कंप्लीटली आपका डॉट प्रोडक्ट के बेस्ड पे है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लो भाई, सीख लो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या है। फॉर्मूला तो एटलीस्ट अपने माइंड में रखो ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। क्लियर, या आप वो स्केलर रहेगा, इसकी डायरेक्शन कहीं नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। वेरी गुड, तो चले हम नेक्स्ट अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इसको रेज कर दें, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वेक्टर प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जैसे आपकी एडिशन में बात की थी हमने, ठीक है, दिस इज कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन्स आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो और आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको अभी प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए बी वेक्टर क्या हुआ, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, बी ए कॉस थीटा क्या होगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। सो ए बी लिखो, बी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, और यहाँ पे देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है। आप लिख सकते हो ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ओवर द एडिशन। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, ठीक है। अगर एडिशन है उसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसी थर्ड वेक्टर से, ये तीन वेक्टर आ गए, दो वेक्टर्स की एडिशन, थर्ड वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा, आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जैसे हम कॉमन लेते हैं भाई मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल वैसी है आपकी, ठीक है।
तो आपको जो कॉमन लिया था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कौन सी कर दी, डॉट प्रोडक्ट कर दी। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप a डॉट बी लिखोगे माइनस a डॉट सी लिखोगे, जैसा है वैसे ही लिखना है आपको। तो दिस इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है आपकी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स, भाई पैरेलल वेक्टर्स आपको पता ही है, पीछे से बात करते आ रहे हैं, बेसिक्स से बात करते आ रहे हैं, हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब टू वेक्टर्स आर इन दी सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल हैं, ठीक है। दिस इज पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में आप देखिए एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना है, 0। मैग्नीट्यूड कितना भी हो, कोई वेक्टर बड़ा हो कोई वेक्टर छोटा हो, जरूर एक वेक्टर ऐसा भी हो सकता है ए वेक्टर बड़ा हो बी वेक्टर छोटा हो, वैल्यूज पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्शन देखना है हमें। वेक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, पता है वैल्यू तो होगी ही होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो आप इनको बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन दी सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 0 डिग्री पैरेलल केस में, ठीक है। और हमने अभी आपको करवाया था r इज इक्वल टू बी आर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है, ठीक है। जैसे मैथ में करते हो आप x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये x आपका रिजल्टेंट है, x इज इक्वल टू 6, है ना, ये है, ओके। तो a डॉट b को जब ओपन करोगे ए बी कॉस कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अगर एंगल है तो कितना आएगा ये आपका, कॉस 0 कितना रहता है, 1, कॉस 0 इज ऑलवेज 1 होता है आपका, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैरेलल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जब पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर पैरेलल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंपल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 3 इंटू 2 3 इंटू 4, ठीक है, सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ सिंपल स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वैल्यूज ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स मीन्स हमने पहले भी पढ़ाया था आपको लास्ट क्लासेस में। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है भाई, इक्वल वेक्टर्स का मतलब है जिस वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। इक्वल वेक्टर के पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड भी इक्वल डायरेक्शन भी इक्वल, तभी इक्वल हो पाएगा ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेंथ भी तकरीबन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आई कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इफ, कब लिखेंगे, इफ बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दोनों की क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तब हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, ठीक है। और भाई जब ये डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल भी कितना होगा भाई, ये तो सही तो है, सेम डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम कर दी, यहाँ पे सिर्फ एंगल 0 था, यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी सेम कर दी हमने, ठीक है, ओके। तो वेक्टर्स इक्वल, एंगल 0, डायरेक्शन सेम, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या लिखना है हमें, सेम कर देना है, यहाँ पे वैल्यू भी यहाँ पे इनकी सेम है। यही तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंगल 0। सेम डायरेक्शन से क्या आया, एंगल 0, सेम मैग्नीट्यूड से क्या आया, वैल्यूज 0, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तभी ये कंप्लीट ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। ए
अब बी को भी यही पुट कर दूँ, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो कितना आ गया आर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आर आपका क्या आ जाएगा, सिंपली ए स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे इस रूल को हमें अप्लाई करना है किसमें, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स में। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपके कौन से होते हैं, वेरी गुड, मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे फिर से ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका कौन सा है जेड एक्सिस है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ हमें डायरेक्शन देने वाला कौन है, हमारा आई कैप है, वाई की तरफ जे कैप है, जेड की तरफ के कैप है। ये हमें पहले ऑलरेडी मालूम है। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हमारे फिक्स हैं। ठीक है, ओके, तो एक्स एक्सिस की तरफ पता चल जाएगा आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, जेड की तरफ के कैप। तो अगर इक्वल वेक्टर्स का मतलब यहाँ पे अगर आई कैप, अगर दोनों वेक्टर्स आपके एक्स डायरेक्शन की तरफ हैं, वैल्यू भी अगर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल वेक्टर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम इस रूल को आई जे और के के साथ। ठीक है, इक्वल वेक्टर मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई विद आई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई विद आई। अब ये वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, आई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इनको ए भी मान लो, ए डॉट बी, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा कितना है इनके बीच का 0 डिग्री, बिकॉज आई विद आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। वैल्यू कितनी भी होगी, वैल्यू की यहाँ बात ही नहीं कर रही क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 रहेगी, तो मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1, तो कितना आ गया रिजल्टेंट 1 आ गया। आई डॉट आई कितना होता है हमारा 1 होता है। ये आप हमेशा याद रखना फॉर द फर्दर फिजिक्स प्रॉब्लम्स जो हम आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, इसके भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हो जे विद जे, वो कितना होगा अगेन 1 होगा, सेम वेक्टर्स हैं। अब डायरेक्शन कौन सी है, वाई वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर तो सेम ही है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट के विद के, वो भी कितना होगा हमारा 1 ही होगा। ये बातें आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्टार लगा करके, इनको हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर कि कहाँ से आया, वहाँ पे जाके अब कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे आई डॉट आई आ गया, वेक्टर विद सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आ गई, वहाँ पे वैल्यू 1 होगी यूनिट वेक्टर की। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप ये भी तो कर सकते थे, ए कैप विद ए कैप, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, सेम यूनिट वेक्टर्स की, तो वहाँ पे हमेशा वैल्यू आपकी 1 ही आएगी। क्लियर, समझ गए आप। अगर यहाँ पे वेक्टर्स हैं सेम है, तो आपकी प्रोडक्ट ए भी आएगी, अभी करके बताया था आपको, ए स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अगर सेम वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन है, तो इसके अगर यूनिट वेक्टर है तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिंपल खत्म। ठीक है, तो 1 आएगा जहाँ पे हम ये आई जे की बात करें, क्योंकि हमें इस कॉम्बिनेशन को ही डील करना है, मोशन इन प्लेन में भी, स्पेस में भी अगर बात करेंगे तो। ठीक है, समझ में आया भाई ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखिए पैरेलल वेक्टर हो गए, 2 इक्वल वेक्टर्स हो गए, नेक्स्ट करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात। ठीक है, तो 5th प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट लिखो आप, 3rd प्रॉपर्टी हो गई, 4th हो गई, 5th लिखो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया कि एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। कैसे, ये देखिए, ए वेक्टर अभी लिया था हमने, ए लिया हमने, बी वेक्टर, वो थीटा एंगल लिया था दोनों के बीच का, वो थीटा एंगल हमने कितना कर दिया 90 डिग्री कर दिया। ये है हमारे पास। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना आएगा आपका, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, 0। ठीक है, तो कॉस 90 कितना होता है भाई 0 होता है, इसलिए आपकी ये प्रोडक्ट क्या हो गई, निल हो गई। एंड दिस इज दी
अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फिजिक्स टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए जहाँ पे जीरो हो जाती है ना प्रोडक्ट, वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम और भी आसान हो जाती है, क्योंकि फैक्टर टर्म वो खत्म ही हो जाती है। आगे जाके प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या तो हमें एंगल दे रखा हो परपेंडिकुलर, तो हम समझ जाएंगे कि उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, हमेशा जीरो होगी। और अगर हमें कह रखा है कि आपकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ से कि ये वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, ठीक है, क्लियर। अगर ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो समझ जाएंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रखी है तो समझ जाएंगे क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर। तो इस प्रॉब्लम को भी हम डील करेंगे जब हम वर्क की बात करेंगे, कब वर्क जीरो हो सकता है, ठीक है। सो वर्क डन बाय ए मैन या कुली, ठीक है, कैरिंग ए लोड ओवर हिज हेड इज जीरो। क्यों जीरो होता है, पढ़ी है प्रॉब्लम्स आपने, तो वो डॉट प्रोडक्ट के कारण ही तो जीरो होता है, उसको प्रूव करेंगे वहाँ पे चल के, ठीक है। क्लियर हो रहा है अभी आपको, ठीक है। सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब इसको फिर से यही प्रॉब्लम हम बात करते हैं आई जे के की टर्म में, क्योंकि आई जे के की टर्म में क्यों समझ रहे हैं भाई, क्योंकि इसको ही तो बार बार यूज करना है हमें सिस्टम को, ठीक है। तो मान लीजिए हम आई कैप डॉट आई, अभी तो हम पता करके आए थे पीछे कि आई डॉट आई आपका कितना रहता है 1, जे डॉट जे कितना रहता है वो भी 1, के डॉट के कितना रहता है वो भी 1 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करनी है। परपेंडिकुलर वेक्टर मींस एक्स के परपेंडिकुलर वाई, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, सिंपल। तो आई कैप जे कैप के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करनी है तो आई जे की बात करो। आई और जे के बीच का एंगल कितना है, देखिए आपको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90, मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है हमेशा, आई हो, जे हो, ए हो, कोई भी ए से लेके जेड तक कोई भी सिंबल हो उसके ऊपर कैप आ गया ना, तो जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमेशा 1 होती है। यूनिट वेक्टर मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मीन्स 1, क्लियर। तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो कितना आ गया ये 0, आई डॉट जे 0, ठीक है, आई डॉट जे 0। ये साफ तो दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही तो आएगी, 0 ही तो आएगी, ठीक है। आई डॉट जे 0, उसी तरह से आप आई डॉट जे लिखो, जे डॉट आई लिखो, कोई बात नहीं है, जे डॉट के करोगे तो भी 0, क्योंकि भाई जे वेक्टर आपका ये वाला जे रहा, ऊपर वाला ये रहा ऐसे, ये रहा रेड वाला मार्कर आपका जे वेक्टर, ये वाला जेड, क्लियर, के वेक्टर, के कैप सॉरी, ठीक है, ये बाहर की तरफ है भाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो कितना हुआ प्रोडक्ट आपका 0 है ना, और के वेक्टर डॉट आई वेक्टर ये भी अगेन 0। आई जे के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट की क्या होगी, हमेशा के लिए 0 होगी, क्योंकि cos 90 हमेशा आपका 0 होता है, ठीक है। सो दीज फॉर्मूलेज आर दी वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट इन फर्दर फिजिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस वेक्टर की जितनी भी आगे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। तो आप ध्यान रखिए। और आपको एक बात बेसिक और आपको बता दूं मैं कि आप कोई भी वेक्टर है तो उसको आपको पता है 3i कैप 4j कैप, आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हो। लास्ट क्लासेस में भी हमने सीखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में कि ये वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप 4j कैप। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर 3i कैप 1 2 3, ये रहा आपका 3 x, i कैप मीन्स x एक्सिस, तो वैल्यू किसकी है, ये x की वैल्यू है, x की ग्राफ में वैल्यू ये रही 3, ठीक है। j कैप मीन्स y एक्सिस, तो j के ऊपर वैल्यू कितनी रही, y एक्सिस के ऊपर वैल्यू कितनी रही 4, तो ये रहा 1 2 3 4, तो ये रहा आपका 4, क्लियर। तो इट मीन्स पार्टिकल आपका किस पोजीशन पे है, तो पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे है 3 4, मैथ में ग्राफ बनाते हो ना आप, वही तो है भाई, ये सारा वही है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में इसको वेक्टर को डिनोट कर सकते हो। तो ये रही ओरिजिन, तो यहाँ से हम पोजीशन मेजर करते हैं, तो ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर,
ठीक है। तो इस ए वेक्टर को मैं ओपी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर, ये हमने पढ़ा पहले, ठीक है। इसको ऐसे ए वेक्टर का नाम दे दिया, पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर 3 i कैप 4 j कैप, भाई ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स को। तो हम इसी अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी स्केलर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करें, अब भाई न्यूमेरिकल करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके आई वेक्टर बिफोर स्टार्टिंग इन न्यूमेरिकल आप ध्यान में रखिए आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया। और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये सब परपेंडिकुलर वेक्टर्स की अभी हमने बात की थी प्रॉपर्टीज में। 0 ये सेम वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट इनकी 1 होगी। ये बेसिक्स है भाई हमारा, ठीक है। और आप किसी भी वेक्टर को आई जे और के कैप की फॉर्म में तो लिख ही सकते हो। के कैप तब आएगा जब स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। तो हमें मोशन प्लेन में है, सिलेबस में हमारा आई जे के तक आई जे है, पर प्रॉब्लम्स के लिए हम के भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि सेम बातें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, सोल्यूशन नंबर न्यूमेरिकल 1, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया गया है हमें, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर आई जे के की फॉर्म में। आपको पता है दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को पढ़ा था, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एक साइन कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, ये वही कंपोनेंट्स हैं भाई, ठीक है। बट इनको हम आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने आपको सिखा दिया कैसे लिखना है वेक्टर को। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की क्लास में भी किया था हमने ये सारा, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया, हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल। हमने दोनों के बीच सिंपल डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मीन्स आई हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, क्लियर। और हमें अगर दोनों के बीच एंगल दिया होता तो हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। बट हमें देखिए, आप लेफ्ट साइड यूज करके भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, राइट साइड यूज करके भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप हमेशा राइट साइड यूज कर सकते हो, और आपको एंगल अगर नहीं गिवन है तो आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड से ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे, बिकॉज मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आप, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंपल। तो ये फॉर्मूला सारे का सारा लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे ए डॉट बी, सिंपल ए डॉट बी, है ना। तो ए डॉट बी प्रोडक्ट करो, ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप 3j कैप -4 k कैप, क्लियर। और b की मैग्नीट्यूड कितनी है, वेक्टर कितना है, i कैप -2j कैप +4 k कैप, क्लियर। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, बस सिंपल एक स्टेप में सॉल्यूशन मिलेगा हमें। कैसे भाई, आई को आई से प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, 2 वेक्टर टर्म है, किसमें है हमारी उसमें ब्रैकेट टर्म में, ब्रैकेट में है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैथ में करते हैं, सिंपल। तो आई को आई से करोगे, फिर फर्स्ट को सेकंड से करोगे, फर्स्ट को थर्ड से करोगे, तो टोटल 9 टर्म्स होंगे, है ना। एक को तीनों से करोगे, इसको तीनों से करोगे, इसको तीनों से करोगे, प्लस माइनस बीच में आएगा ही आएगा। बट हम सबको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि आई डॉट आई आपका 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। सो आई डॉट आई कितना 1, तो आई डॉट आई मीन्स इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यस 2 इंटू इसके आगे क्या है 1, 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे कितना है 0, तो करने की जरूरत ही नहीं है। आई डॉट के आएगा, आगे 8 आएगा, 8 आई डॉट के आएगा, आई डॉट के कितना है अगेन 0, के डॉट आई डॉट के एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये सब 0 हो जाएगा। तो मीन्स आप आई को आई से करो, सिंपल जे को जे से करो। अब जब जे को यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म, प्लस जे को जे से कितना 3 इंटू -2 प्लस
3 इंटू माइनस 2 जे डॉट जे 1 हो गया, जे को अगर बाकी 2 से करोगे तो वो 0 हो जाएंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट रह गया के वाला, -4 + 4 के इंटू के कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस कितना आ गया 16। तो कितना आ गया भाई यहाँ पे हमारा -4 -16 -20 हमारा सोल्यूशन आ गया। इन क्वांटिटीज़ के वेक्टर का कोई नाम नहीं दे रखा, इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट पीछे लिख सकते हो, जस्ट यूनिट्स। ठीक है, पर यूनिट हमें दी नहीं गई, दैट्स ऑल। सो -20 हमारा इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। आप देख सकते हो, देखिए कोई डायरेक्शन आया -20 का, नहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ना आई ना जे ना के, कोई डायरेक्शन ही नहीं आया बेटा। ठीक है, -20 कौन सा हो सकता है, एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, जेड एक्सिस में भी हो सकता है -20, है ना। तो कहीं भी हो सकता है ये -20, हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, इसलिए तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, कोई डायरेक्शन ही नहीं आती। क्लियर। तो रिजल्टेंट हमारा डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया -20 आ गया। क्लियर, सिंपल, इसका बहुत यूज है भाई। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त ध्यान रखना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलें सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 2 में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब दोनों के बीच हमें एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। वेरी गुड। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट की तो पढ़ रहे हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर एंगल चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो हमें यहाँ से निकालना होगा इसका फॉर्मूला एक ही है, उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें cos थीटा चाहिए, तो ए डॉट बी। तो सेकंड में देखिए ए डॉट बी, अभी हमने निकालना सीखा कि कैसे हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। पहले आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, आई को आई से करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 इंटू -1 प्लस जे को जे से करो 2 + 1 2 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट के -1, यहाँ के -2 प्लस -1 इंटू -2। तो ये क्या आ गई हमारी -1 + 2 + 2, तो कितना आ गया बेटा, ये हमारा 3 आ गया। दिस इज डॉट प्रोडक्ट। डायरेक्टली इन वन स्टेप विदाउट यूजिंग पेपर पेन आप कर सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ए वेक्टर को पहले लिख लो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये भी हमने सीखा था कि डायरेक्टली वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करना है। कोफिशिएंट्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो हमारा क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने सीख रखा है ये कैसे हमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। भाई आई जे के, वहाँ पे हमारे पास 2 थे, है ना, आई और जे, ए एक्स और ए वाई, कैसे भी कर सकते हो। हमने कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर की फॉर्म में भी करवाया था आपको। तो आई जे, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, गिवन वेक्टर जिसका हमें फाइंड करना है। तो 1 + 4 + 1 कितना आ गया भाई, ये हमारा 6 स्क्वायर रूट आ गया ए वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल लो, कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। भाई ये इंपॉर्टेंट है सारा, कैसे डॉट प्रोडक्ट को हमें सॉल्व करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, ये नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी फिजिक्स की। ठीक है, ये 6 हो गया, ये फिजिक्स ही चल रही है, वेक्टर लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे हमें अप्लाई करना है वेक्टर को। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ये फॉर्मूले में जो था हमें पता करना था, हम पता कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, बस खत्म प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे cos थीटा यहाँ से आएगा आपका कितना, डॉट प्रोडक्ट कितना आया 3
मैग्नीट्यूड कितना आया, ए का 6, बी का भी कितना आया 6, तो 3 डिवाइड बाय 6, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, और कॉस थीटा हाफ कब होता है 60 डिग्री पे। ये वैल्यूज भी याद रखो आप एंगल्स वाली, ठीक है, एटलीस्ट 90 तक तो याद रखो यार, बाकी हम क्वाड्रेंट्स लगा देंगे 90 प्लस से अगर कोई एंगल बढ़ेगा तो दिस इज 60 डिग्री है ना। तो हमारा एंगल दोनों, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, तो आप निकालोगे तो एंगल कितना आ गया, ये आपका 60 डिग्री आ गया। ये हमने ये चीज़ फाइंड की है, वही चीज़ फाइंड की है, बट यूजिंग दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया, तो एंगल पता चल गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। ठीक है, हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। शो दैट ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितना आसान है ना, परपेंडिकुलर मैंने पहले लिख रखा है आई डॉट जे जीरो, ये जीरो। परपेंडिकुलर का मतलब भी मैंने पहले बताया था अभी प्रॉपर्टीज में कि परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट कितनी प्रूव कर देनी है, जीरो। ठीक है, सो लिखना है यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर ओनली इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी शो करना है हमें कि जीरो आएगा। ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट को जीरो प्रूव कर दो, अंडरस्टूड हो गया कि वो उनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ए डॉट बी लो, ए कितना आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, एक स्टेप में आंसर हो जाएगा आपका, मिल जाएगा हमें। ठीक है, बस जे तो की है, के है ही नहीं उसका। अगर के नहीं है तो आप लिख सकते हो जीरो के कैप लिख सकते हो ना आप, जीरो वेक्टर अलोंग के एक्सिस, जीरो के कैप, जेड की वैल्यू जीरो। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आई को आई से, 1 इंटू टू, आई डॉट आई तो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, प्लस 2 जे को जे से, 2 इंटू -1, जे को जे से कर दिया, प्लस 3 के को के से, 3 इंटू 0। तो देखिए कितना आया सॉल्व करके, 2 -2 + 0 कितना आ गया भाई, 0 आ गया भाई, 0 आ गया। ए डॉट बी हमने लिया था स्टार्टिंग में, लेफ्ट साइड हमने ली थी ए डॉट बी की। ये कहाँ से आया था, अभी किया था हमने कि वेक्टर तभी परपेंडिकुलर होंगे जब उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद रखोगे तभी ये बातें ध्यान में आएंगी आपके। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो जीरो कब होती है डॉट प्रोडक्ट, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ दे रखा था कि शो करो कि वो है परपेंडिकुलर है, एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री का है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव कर दो, सिंपल। तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ से एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चले न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। ठीक है, ये था हमारा सोल्यूशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं भाई, हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स को करने के बाद ही सीखना है कि वेक्टर को कैसे अप्लाई करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आइए। 4 में क्या दिया गया है, चलो लिख लेते हैं पहले। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का पहले एडिशन फिर मैग्नीट्यूड, सब्ट्रैक्शन फिर मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल दे रखे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमें थीटा पता करना है ए एंड बी के बीच। अभी सीख करके आए थे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आज जब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। ऐसा ही तो हम कुछ लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ऐसा ही तो हम करते हैं ना वहाँ पे। ठीक है, तो हमें यही यहाँ पे ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हमने यूज़ किया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा को। वेरी गुड, आई कैन राइट इट एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
यही तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। सो हम रिजल्टेंट को इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी। तो ये पुराना फॉर्मूला है ट्रायंगुलर लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ का, एडिशन का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो इसको मैग्नीट्यूड। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला प्लस के लिए प्लस वाला, माइनस के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अप्लाई करो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर, यहाँ पे ना ये देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट। ये देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने रिजल्टेंट वाला, एंड दिस रिजल्टेंट मीन्स आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये पुराना फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार यूज़ कर चुके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, क्लियर। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस वाला उधर आ जाएगा, तो 4ab cos थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आई कैन राइट ab cos थीटा एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्लियर। भाई ए बी कॉस ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी किया। सो हियर देखिए आप, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। हियर 4 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। कैसे 4 इक्वल टू 0 हो सकता है, कभी भी नहीं। ये दो टर्म की प्रोडक्ट है, वो ये प्रोडक्ट तभी 0 होगी जब इनमें से कोई एक टर्म कम से कम 0 होगी, वो 4 तो कभी 0 नहीं हो सकता। सो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि ए वेक्टर बी वेक्टर ही आपका 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 तो कभी 0 ही नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 होगी। दिस मीन्स आपके दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। इट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, क्लियर हुआ। एंगल दोनों के बीच कितना आ गया, 90 डिग्री। कैसे आया भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 है, वो तभी 0 हुई जब वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना आ गया आपका, सिंपल 90 डिग्री एंगल आ गया इस क्वेश्चन का, क्लियर। आई होप समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे, ठीक है। तो 5th प्रॉब्लम देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो पहले, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ पे, इसको पहले समझ लो। हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में, न्यूटन यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इतने मीटर। फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर अलोंग डी वेक्टर। हमें प्रोजेक्शन पता करनी है भाई, प्रोजेक्शन ये नया चीज़ सुनने को मिल रहा है, ठीक है। प्रोजेक्शन मीन्स ये ले लो आप, डी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मान लीजिए आपकी क्या है, फोर्स एफ वेक्टर, ये दोनों के बीच का मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलोंग डी। बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। पहले थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं, मैं आपको बता दूंगा बाद में साथ साथ। जहाँ पे न्यूमेरिकल में आर्टिकल भी चल रहा है, न्यूमेरिकल भी साथ साथ कर लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलोंग डी क्या होगा पता है, बस एफ वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग डी वेक्टर, सिंपल। प्रोजेक्शन इसका कंपोनेंट, इसकी शेडो अलोंग डी। अब इसको ब्रेक करोगे तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट ही तो आएगा। तो हमें यही फाइंड करना है, एफ कॉस थीटा कहाँ पे फाइंड करना है, अलोंग दी डी वेक्टर, ठीक है। अलोंग डी वेक्टर हमें फाइंड करनी है इसकी प्रोजेक्शन, क्लियर बेटा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट इसका कंपोनेंट फाइंड कर लो, अलोंग डी वेक्टर कौन सा आ रहा है भाई, थीटा के अलोंग जिसके साथ थीटा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, साइन कॉस कंपोनेंट ही तो होगा। तो कॉस कंपोनेंट ही हमारा यहाँ पे लिख लिया हमने, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको जब हम डिटेल में सॉल्व करेंगे ना,
अभी अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एफ है, दूसरा डी है, अप्लाई करोगे एफ वेक्टर डी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालो, कितना आएगा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइड बाय एफ मैग्नीट्यूड डी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल के यहाँ पुट, पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ आपके लिए, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे आप पुट कर दो, एफ ये एफ मैग्नीट्यूड ही है, कॉस थीटा का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइड बाय एफ मैग्नीट्यूड डी मैग्नीट्यूड। इसको आप एफ मैग्नीट्यूड लिख लो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ मैग्नीट्यूड डी मैग, एफ से एफ कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, एफ डी वेक्टर डिवाइड बाय डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट ए यूनिट वेक्टर। और कैसे ये यूनिट वेक्टर लिख दिया हमने डी, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड डी का, उसकी डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कौन देगा, मॉडुलस। और यहाँ पे हम अगर यूनिट वेक्टर निकालें डी कैप, वो कितना आएगा, वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड्स के साथ डिवाइड कर दें। ये पहले भी 3-4 बार क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया, 3-4 क्लासेस में डी वेक्टर और मैग्नीट्यूड, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो हम सिंपल इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर की लॉन्ग प्रोजेक्शन क्या होगी, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इट्स डायरेक्शन, सेकंड वेक्टर जिसके अलॉन्ग जा रहे हैं। भाई डायरेक्शन तो किसकी, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है, एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन कौन सी है, जो डी वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, डी वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है, पता करना है, जो डी वेक्टर की डायरेक्शन है वही एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन है। तो हमें डी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली और जिसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, तब इसकी हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप ये भी फाइंड कर सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ डी अलॉन्ग एफ क्या होगा, यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, डी, यहाँ पे एफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे लिख देंगे हम एफ डॉट डी ओवर एफ। ठीक है, तो ऐसे हमें प्रोजेक्शंस फाइंड करनी है बेटा। क्लियर हो गया, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें अब। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे कैसे, भाई ये बेसिक था सारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलॉन्ग डी कितना आ गया हमारा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। सिंपल, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, आप याद रख सकते हो। प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलॉन्ग डी, तो नीचे डी का मैग्नीट्यूड, अगर पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ डी अलॉन्ग एफ तो नीचे एफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके अलॉन्ग जाना है ना उसका यूनिट वेक्टर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एफ डॉट डी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये इरेज कर दो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पता करना है हमें, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, कितना आएगा, 3 आई के साथ आई, 3 इंटू 2, 3 पहले लिख देते हैं, 3 इंटू 2 6, जे के साथ जे, 4 इंटू 3, वेरी गुड, के के साथ के, 2 इंटू -1, तो कितना आएगा, सॉरी हाँ चलो एफ डॉट डी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 6 12 -2, कितना आ गया भाई, 16 आ गया डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद डी का क्या पता करना है हमें, मैग्नीट्यूड अभी पता किया था, कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देन नेक्स्ट 2 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू 3 9, 16, 2 इंटू 2 4, 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 16 डिवाइड बाई रूट 29, 16 डिवाइड बाई अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 के बीच में है, ज़्यादा क्लोज 29 आपका 25 के आसपास है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6, तो 25 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए 5.3 5.4 अप्रॉक्सीमेट ये आएगा आपका। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, तो आपका 5 to 10
2.9 समथिंग आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसका प्रोजेक्शन पता चल जाएगा कि ये वेक्टर का प्रोजेक्शन इस तरफ कितना है विदाउट एंगल, हमें एंगल नहीं पता था कितना है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, आपको समझ आ गया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो आपको बेसिक सी बातें हैं कि कैसे हमें प्रोजेक्शन पता करनी है। भाई जिस वेक्टर की हमें प्रोजेक्शन पता करनी है ना लॉन्ग दूसरे वेक्टर, तो उस दूसरे वेक्टर की क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी, क्योंकि वही वो वाला एफ कॉस थीटा किस तरफ है, अलॉन्ग डी वेक्टर, तो डी वेक्टर की डायरेक्शन डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, जिसका हम प्रोजेक्शन पता कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा सिंपलेस्ट रूल है प्रोजेक्शन फाइंड करने का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी हो गए हमारे, कैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको अब हमने इस क्लास में डिस्कस किया। मेनली कौन सा टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हमें टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और कब हमारी प्रोडक्ट जो है स्केलर बनेगी। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर्स की कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा स्केलर में आ रहा है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस कीजिए भाई। टिल देन गुड लक, थैंक यू।